एक 3 घंटे का परीक्षा किसी का फ्यूचर आने वाले दिनों में डिसाइड नहीं करेगा। ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया। It's a very serious topic. This is not some Karnataka assembly where हंसी मजाक is going on. और ये जो नया जेनजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा सब बीजेपी के लोगों ने। देश का युवा सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. धन्यवाद स्पीकर सर। एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे बोलने के लिए आप मुझे मौका दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के युवा इस संसद की ओर, हम सब की ओर देख रहे हैं। इस बहस से, इस चर्चा से क्या निकल कर आएगी। उस आम युवा जो घर से इस सदन को देख रहे हैं, उनको ये तू मैं से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट किस सरकार में क्या हुआ, पिछले इतिहास में क्या हुआ, प्रदेशों में जब कौन राज कर रहा था तब क्या हुआ, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। The student who is preparing for the next examination, he is more concerned about who is going to fix the system for the future, and he knows that this government under the Prime Minister Modi's leadership is trying to fix the system once and for all for the better for his future. अध्यक्ष जी, एजुकेशन इस देश में एक ऐसा एक महत्वपूर्ण लैडर है समाज में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और आम परिवार को, ऑर्डिनरी परिवार को शिक्षा के अलावा दूसरा रास्ता होते ही नहीं। बाकी जो परिवार होते हैं, अमीर परिवार से आते हैं बच्चे, उनको कई सारे रास्ता होते हैं। पापा के बिजनेस होता है, उनको लाइफ में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कई सारे होता है। जो आम परिवार से जो बच्चे होते हैं, उनको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होते अध्यक्ष। उनको एग्जाम के तैयारी करना पड़ता है, शिक्षा के माध्यम से ही उनको जीवन में आगे जाना पड़ता है। और शिक्षा और एग्जामिनेशन एकमात्र ऐसा व्यवस्था है देश में जहां आपके सरनेम ना पूछा जाता है, जहां आपके परिवार का पर कैपिटा इनकम ना पूछा जाता है, आपके कास्ट, आपके बैकग्राउंड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ पता नहीं, पूछा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत के आधार पर आपको वहां एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। और इसलिए अध्यक्ष जी, जब शिक्षा में और एग्जामिनेशन में मैल प्रैक्टिस जब होता है, जब पेपर लीक होता है, तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है। इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। व्हाट डिड वी डू राइट आफ्टर द एग्जामिनेशन पेपर लीक? इमीडिएटली वी टुक 3 स्टेप्स। फर्स्ट, टू एंश्योर जस्टिस। केसेस दर्ज हो गया, सीबीआई जांच हुई, पूरे देश में इसके ऊपर जो किए थे उनका अरेस्ट हुआ। This was to ensure justice. Second, re-NEET हमने की, and we did it in a record time, ताकि बच्चों का एक पूरा एकेडमिक साल खराब ना हो। Re-NEET was conducted. This was the primary responsibility of the government, and we delivered on that. Second, and third and most important, Adhyaksh ji, was bringing in reforms to strengthen the NTA and make sure that the next NEET, whenever it happens, will not fail the students. प्रधानमंत्री जी इसलिए 2 बड़े कदम उठाए। 1, we have declared that the next examination will be a computer based examination on the basis of how IIT JEE exams take place, a very big examinations reform. Second, the Prime Minister has also set up a high powered committee to make various reforms, recommendations in the whole of the examination apparatus, from setting the question papers to the examination center, and these all will be carried out in good faith.
Third and the most important reform is also strengthening this law that we are discussing today. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी अभी तक बहुत विस्तार में बात की. I want to ask her, in 2010, UPA government had introduced a similar bill, Prevention of Malpractices Bill. To take your seat. Why did you not pass the bill? Members, those who are Why did that bill fail? Just take your If seats. at all you were so concerned about the future of young people, in 2010, you should have passed this bill so that the last 30 years, these paper leaks would not have taken place. Adhyaksh ji, in 75 years of India's independent history, कई सारी पेपर्स लीक हो चुके हैं. मैं जब इस भाषण के लिए तैयारी कर रहा था, हजारों पेपर्स. In the last 20 years, more than 200 paper leaks have taken place. केंद्र सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे. I can give you a full list when who was in power. But is that going to solve the problem? The student does not need politics. He does not want solution. He does not want slogans. He wants solution. And this bill that Prime Minister Modi is bringing today is the solution. It is 30 years late, but for the first time in the country's history, 70 years के बाद एक स्पेशल कानून एग्जामिनेशन के बारे में पारित हो रहा है. All of these whiles, Priyanka ji asked a question. Why has there been no conviction? Priyanka ji, मैं आपको बताना चाहता हूं. Convictions इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था. आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे. हम इस बार इसको पास कर रहे हैं. दिस इज द रीजन. 70 years में, in 70 years of the country's history, this is the first time a special law to criminalize was passed in 24 and is being strengthened now in 26. Adhyaksh ji, but I want to take this debate further. I want to broaden the scope of this debate. आज जब चर्चा हो रही थी, कई सारे सुझाव आए शिक्षा के संबंध में, एग्जामिनेशन के संबंध में. I want to ask myself a question that many students ask every day. Why is our education system like this today? एग्जाम सिस्टम जो ब्रोकन हो चुका है, एग्जाम सिस्टम में जो फॉल्ट्स है, दिस इज ओनली अ सिम्टम. द रियल प्रॉब्लम इज विद द एजुकेशन सिस्टम. जेन जी के लैंग्वेज में अगर बोलना है अध्यक्ष जी, फिक्सिंग द एग्जाम सिस्टम इज ओनली फिक्सिंग द बग. फिक्सिंग द एजुकेशन सिस्टम इज एक्चुअली फिक्सिंग द सोर्स कोड. एंड फिक्सिंग द सोर्स कोड is root and branch reform of our education system. How is our education system today? 16-17 years के जो बच्चे होते हैं देख जी, what do they face? एक बार उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है. अध्यक्ष जी, जो नीट की तैयारी होता है ना, वो सिर्फ 2 साल से नहीं होता है. 7th 8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है इसका तैयारी. रोज घर पे बोला जाता है 10वीं कक्षा में लाइफ का टर्निंग पॉइंट है. प्रेशर कुकर में शुरू होता है बच्चे. 11th 12th में हर दिन गांव-गांव से जो बच्चे जाते हैं कोचिंग हब्स में, कोचिंग सिटीज में, कोटा हो, पुणे हो, छोटे एक डॉर्मिटरी या हॉस्टल में छोटे रूम बनवाते हैं. 2 साल वहां, 3 साल वहां वो रहते हैं. और क्या पढ़ाया जाता है उनको? नो क्रिएटिव थिंकिंग, नो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सिर्फ रट करना होता है सुबह से रात तक, सुबह से रात तक. सुबह 4 बजे से शुरू होते रात 10-11 बजे तक. ना खेल, ना दोस्ती, घर परिवार से बातचीत नहीं. एक प्रकार से मशीन बन जाते हैं बच्चे. और जब बच्चों को वीकेंड पे या उनको समर में 10-15 दिन का छुट्टी मिलता है, जब घर पे जाते हैं सब रिश्तेदार उनसे पूछते हैं एग्जाम के ठीक तैयारी हो रहा है ना, कितना होगा रैंक, इस बार अच्छा मार्क्स होगा ना. और कंपैरिजन होता है. जो पड़ोसी का बच्चा होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है, जो रिश्तेदार का बेटी होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है. अध्यक्ष जी, 16-17 years बच्चा, what is the stress that we are putting into?
और मैं प्रियंका जी को आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रियंका जी, आपने ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना टिप्पणी की ना, ये एजुकेशन सिस्टम किसका लेगेसी है? ये एजुकेशन सिस्टम में बोलता हूं 34 ईयर्स से जो नए शिक्षा नीति को आप नहीं लाए थे, दिस इज द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम which is producing clerks, which is producing no original thinking. आज देश में एक बड़ा प्रश्न उठा रहा है अध्यक्ष जी, why is India not building great product companies? Why is India not producing original research? Why are Indian universities not in the top 100? Because fundamentally our education system promotes rote learning, memorization and रट मार के एग्जाम पास करना. This has become the structure. और मैं आज बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं अध्यक्ष जी, this education system is being transformed root and branch by the national education policy that our government has brought in 2020. This is the biggest change. हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं. It was pending from last 34 years. Our government has done this. और अखिलेश जी से लेकर सब लोग बहुत अच्छे सुझाव दिए. एग्जामिनेशन के कंडक्शन कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर मैं 2 मिनट आपसे पूछना चाहता हूं. देयर ऑल गुड सजेशंस, पर आप एक बार एनईपी पढ़े हैं क्या? हैव यू सीन द एनईपी? अध्यक्ष जी, मैं पिछले 2 महीनों से लगातार मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवाओं से बात कर रहा हूं और ये युवा कुछ सुझाव दे रहे हैं, सरकार को दिए हैं. क्या सुझाव है? 1, आप पूरे अपना एजुकेशन सिस्टम को 8 साल 10 साल का जो अपना तैयारी है, यू आर डिसाइडिंग इट ऑन 1 डे. एक दिन का 3 घंटे का एक परीक्षा में अपना पूरा डिसाइड हो रहा है फ्यूचर. अगर मुझे उस दिन वायरल फीवर आ गया, माइग्रेन आ गया, या जैसे बैंगलोर में जब नीट का एग्जाम हो रहा था, री नीट का, कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक आंदोलन हो रहा था, ट्रैफिक जैम में कुछ बच्चे वहां दे कुड नॉट रीच द एग्जामिनेशन ऑन टाइम. ऐसे कई सारे चीज होते हैं. The question was, the reform that the students asked was, please do not have 1 day, 1 examination that will decide our future. This was their demand. दूसरा डिमांड उनका था, please have a system where there is a different method of assessment. अध्यक्ष जी, युवा इजी एग्जाम नहीं मांग रहे. एग्जाम इजी कर दो, आसान कर दो, ये युवाओं का मांग नहीं है. उनका मांग है क्वेश्चंस में थोड़ा ओरिजिनलिटी ले आओ. अगर मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मुझे आप बायोलॉजी पे ज्यादा टेस्टिंग करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से. ये उनका मांग है. और बच्चों का तीसरा मांग है अध्यक्ष जी, मैं खुद मेरा एग्जांपल देता हूं. अध्यक्ष जी, जब मैं कॉलेज में था, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, I was interested in physics, but I was very bad at math. I sucked at math. और मैं ऑप्शन चाह रहा था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ूं और मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़ूं. पर ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कांग्रेस के जो एजुकेशन सिस्टम था और कुछ हद तक अभी भी जारी है, that does not allow for this multidisciplinary option. Now what have we changed? अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 3 वाक्य पढ़ना चाहता हूं. दिस इज गोइंग टू कन्विंस आवर यंग पीपल दैट द होल रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज टेकिंग प्लेस and therefore the examinations as we know it today will change in the coming years. First, बच्चों का मांग क्या था? आज मेमोराइजेशन के आधार पर, रट मारने के आधार पर पूरा एजुकेशन सिस्टम है. इसके वजह से जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं उसका कुछ महत्व नहीं होता है. All that is tested is whether you can recollect, memorize and reproduce it, warm it in an exam 3 years में, 3 hours में. This is what is actually tested. Now the first reform they have asked is, इसके वजह से कोचिंग सेंटर बढ़ रहा है. The whole system is a problem. The national education policy diagnoses the problem in these words. Please सुनिए अध्यक्ष जी. The current nature of secondary school exams, including board exams and entrance exams, and the resulting coaching culture of today
are doing much harm to students. These exams also force students to learn a very narrow band of material in a single stream, rather than allowing the flexibility and choice that will be so important in the education system of the future. ये डायग्नोसिस मोदी सरकार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे है. दिस इज नॉट द ओल्ड लेगेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टीज एजुकेशन सिस्टम, एंड दिस एनईपी इज नाउ बीइंग इंप्लीमेंटेड. दिस इज व्हाट इज इंप्लीमेंटेड नाउ. दूसरा अध्यक्ष जी, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कहे? व्हाट इज द फिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइंड. सुप्रिया जी प्लीज सुनिए. बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइंड टू टेस्ट प्राइमरीली core capacities, competencies, critical problem solving things. She is listening you very patiently because after you she will speak. Yes, please. Critical thinking, rather than, ye suniye अध्यक्ष जी, rather than months of coaching and memorization with subject choice and up to 2 attempts a year, a main examination and one for improvement to reduce the exam's high stakes character. और अध्यक्ष जी मुझे बताते हुए बहुत गर्व है, इस साल के सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन साल में एक बार नहीं हुआ, एनईपी के आधार पर 2 बार हुआ, एंड स्टूडेंट्स वर गिवन द चॉइस टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द स्कोर्स. ये फ्लेक्सिबिलिटी हो रहा है सिस्टम में. दिस इज अ न्यू चेंज वी आर ब्रिंगिंग. थर्ड क्या है अध्यक्ष जी? मैंने बताया अध्यक्ष जी, जब मैं स्कूल में था, मैं बहुत मुश्किल से मैथ्स में पास होता था, पर मैं डिबेट कंपटीशन में, एसे कंपटीशन में, क्विज में हमेशा मैं टॉप में होता था. बट वो सबको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता था. इट वाज नॉट इवन कंसिडर्ड. एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज इट एस्टैब्लिशेस अ नेशनल असेसमेंट सेंटर, पराक, एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी दैट फुलफिल्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस for standardized assessment, which will be a continuous evaluation and a 360-degree assessment of the student. ये सबसे बड़ा चेंज है अध्यक्ष जी. 360-degree assessment of the student. एक दिन का, एक 3 घंटे का परीक्षा किसी का फ्यूचर आने वाले दिनों में डिसाइड नहीं करेगा. 3 साल से आप जब तक आप कॉलेज में ये बोर्ड एग्जाम देंगे, तब तक 360-degree असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क होगा, रिसर्च पेपर्स होगा, ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्टीज होगा, अन्य करिकुलर एक्टिविटीज होगा. ये 360-degree असेसमेंट के आधार पर एग्जामिनेशन का मार्किंग होगा. व्हाट दिस मीन्स इन अदर वर्ड अध्यक्ष जी इज दिस इज गोइंग टू फंडामेंटली चेंज द नेचर ऑफ एग्जामिनेशंस इन द कंट्री. और ये ऐसा नहीं है कि ये 25 साल के बाद जारी होगा, 20 साल के बाद जारी होगा. एज वी स्पीक अध्यक्ष जी, 8वीं कक्षा तक नए करिकुलम के आधार पर नए टेक्स्ट बुक्स तैयार होके सीबीएसई के बच्चों को दे दिया गया है. और इस साल 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को नया करिकुलम मिलेगा. आने वाले 2-3 साल में 11th 12th का जब ये पूरा सिस्टम सुधार हो जाएगा, आज के जो एंट्रेंस एग्जाम का जो व्यवस्था है, दैट इज गोइंग टू फंडामेंटली चेंज. और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, अ ब्रोकन एग्जामिनेशन सिस्टम इज ओनली अ सिम्टम, एंड it is symptom of a broken education system, and that education system is what is being fixed today by the National Education Policy 2020. and आने वाले दिनों में जो बच्चे in next 3-4 years अध्यक्ष जी, जो बच्चे बाहर आएंगे नए एजुकेशन पॉलिसी के, they will not face the kind of stress, the kind of pressure that examination system is forcing on young children today. अध्यक्ष जी आप मुझे 2-3 मिनट समय दीजिए, I conclude प्लीज. बहुत महत्वपूर्ण 2-3 विषय है अध्यक्ष जी. जब हम इन सब विषय पे बात कर रहे हैं, वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और अध्यक्ष जी, युवाओं के लिए मेंटल हेल्थ का है. आज कई सारी बार उल्लेख हुआ दैट स्टूडेंट्स आर अंडर इमेंस स्ट्रेस. समटाइम्स दे इवन टेक एन एक्सट्रीम स्टेप of taking their own life. सरकार से
मेरा आग्रह है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी उल्लेख है कि देश के बच्चों को मेंटल हेल्थ को, स्ट्रेस को, प्रेशर को कैसे हैंडल करना, इसके लिए भी एक काउंसलिंग का सिस्टम रेडी करने का उल्लेख नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी है. द गवर्नमेंट विल डू इट. अध्यक्ष जी, I have spoken about two things now. What have we done to immediately fix NEET and what we have done to fix the system for good. ये दो चीज पे मैं अभी तक बात किया हूं. अगर आप मुझे अनुमति देंगे अध्यक्ष जी और 3 मिनट के लिए, I want to, अध्यक्ष जी 3 ही मिनट में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं. मैं कुछ पॉलिटिकल विषय जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो पॉलिटिकल बात आज आए हैं, मैं उस पॉलिटिकल बात को अध्यक्ष जी जवाब देना चाहता हूं. पहला बात अध्यक्ष जी, जो अकाउंटेबिलिटी है ना, ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो 2 वे स्ट्रीट होता है, 1 वे नहीं होता है. और 2 वे स्ट्रीट का मतलब अध्यक्ष जी, इफ यू आर डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, यू शुड ऑल्सो बी आंसरेबल फॉर अ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड इन योर स्टेट. जो बच्चे रीट लिखते हैं वो भी उतना ही हकदार है जितना बच्चे नीट लिख रहे हैं. 2 यार्डस्टिक नहीं हो सकता है. अध्यक्ष जी, जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है. सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए. मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी 2 साल पहले जब राजस्थान में आपके सरकार थे और बार बार वहां रीट के पेपर लीक हुए थे और उस रीट पेपर लीक में 40 से ज्यादा राजीव गांधी स्टडी सर्कल के वॉलंटियर्स का हाथ एलिगेशन के आ रहा था, आप कहां गए थे? मैं वहां राजस्थान में था अध्यक्ष जी. अध्यक्ष जी, मैं युवा मोर्चा के मेरे साथियों के साथ राजस्थान में था. पानी का बौछार से मैं सामना किया. मैं उस दिन बच्चों के साथ, मेरे युवा साथियों के साथ लाठी खाए. कहां दे रहे हो राहुल जी आप? दूसरा अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने देखा अभिषेक बैनर्जी का लंबा भाषण. हां अध्यक्ष जी, अगर आज वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वेस्ट बंगाल के युवा टीएमसी के दौरान जो पाप हुआ था, वहां एसएससी में, टीचर ट्रेनिंग एग्जाम में, वहां जो अन्याय हुआ था, और अध्यक्ष जी लगातार 2 साल तक वहां के टीचर्स एग्जाम के एस्पायरेंट्स 2 साल तक वहां प्रोटेस्ट किए थे. मैं पार्टिसिपेट किया हूं अभिषेक जी उसमें. युवा मोर्चा के मेरे साथी उनके लिए आवाज उठाए हैं. और जब आपकी सरकार थी, हम नबन्नो चलो किए थे. आपने क्या किया? डंडे मारे आप लोग. आपने पानी का बौछार फोके हम सबके ऊपर, और आज आकर यहां आप हमें बात कर रहे हैं जब when we are assisting the system. अध्यक्ष जी प्लीज सुनिए. यहां राजनाथ जी बैठे हैं और मैं अखिलेश जी का भी भाषण सुना. अखिलेश जी आज शिक्षा व्यवस्था के प्रति कितना चिंतित लग रहा था. अध्यक्ष जी, 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थे और जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, then Rajnath ji had introduced an anti-copying law. नकल के विरोध में राजनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार एक कानून पारित किए थे. और सपा ने क्या किया? नकल विरोधी कानून का विरोध सपा ने किया और ऑफिशियली सपा ने चुनाव में लोगों के पास गए एज अ मैनिफेस्टो प्रॉमिस, इलेक्शन प्रॉमिस, कि आप हमें वोट दीजिए, सत्ता में ले आइए, हम इसको निकाल देंगे. और जब उनकी सरकार आई, वो ये एंटी कॉपिंग पेपर को उन्होंने निकाल दिया, उसको विरोध किया. यू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैल प्रैक्टिस. एंड आप हमें आज बोल रहे हैं. अध्यक्ष जी 2 मिनट बोलने दीजिए ना अध्यक्ष जी. आप उनको उतना बोलते हैं, उतना समय देते आप अध्यक्ष जी. 2 मिनट दीजिए अध्यक्ष जी.
मैं कर्नाटका से आता हूं और वहां का भी एक इश्यू मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आपके अनुमति से 2 वाक्य में कन्नड़ में बोलता हूं। ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಗರಣ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೋವು, ಅವರ ದರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಫೇಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಸೀಟಿಗೆ ಹರಾಜಾಕಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗ ನಾನು ಇವತ್ತು MP ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂತವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು 2 ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಬಂದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. अध्यक्ष जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, लास्ट मिनट. अध्यक्ष जी प्लीज, How much time you will take? अध्यक्ष जी प्लीज. अध्यक्ष जी, जेन जी के भाषा में मैं कांग्रेस को और विपक्ष को एक बोलना चाहता हूं. Please kindly इस conclude. इश्यू के वजह से Kindly conclude. अध्यक्ष जी, आई एम कंक्लूडिंग. अध्यक्ष जी, मैं जेन जी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, because of this issue opposition thinks that youth are with them. इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है. अध्यक्ष जी, जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है. ये स्वाभाविक है. उनका एक्सपोजर, उनका शिक्षा, उनका जो एक्सपोजर है दैट इज फार फार हायर. जैसे पता चल जाते हैं उनको जो सच नियत का है, जो कैसा है, दे गेट टू नो. और मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, ये जो आज के जमाने का युवा है और सबसे तेज है, वो युवा वो जानते हैं कि अगर कोई उनके पक्ष में काम कर रहा है तो वो मोदी है और मोदी सरकार है. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी ने, अध्यक्ष जी आप 2 मिनट दीजिए ना, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं. ये पार्टी का बात नहीं है, ये देश के युवाओं का बात है. अध्यक्ष जी, आप मुझे 2 मिनट दीजिए. 2 मिनट दीजिए, आप 2 मिनट दीजिए. क्यों बार बार आप टोक रहे हो? पार्टी ने मुझे 20 मिनट का समय दिया है. ये कौन सी बात हुई? प्लीज 2 मिनट दीजिए. ये युवाओं का आक्रोश है अध्यक्ष जी, मुझे बोलना जरूरी है. युवा बोल रहा है, उसको बोलने दो ना. प्रहलाद जोशी जी इस तरह से वो कहेंगे कि आप बार-बार अध्यक्ष जी, 20 मिनट का समय था, 27 अध्यक्ष मिनट दे दिया. जी सुनिए आप प्लीज. 20 मिनट का समय अध्यक्ष जी, था. You have been given 27 अध्यक्ष जी, minutes. प्रियंका Kindly जी. conclude. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी ने पूछी और मुफ्त में प्रियंका जी मोदी सरकार को एडवाइस भी बांटी कि सीट्स बढ़ाइए, नए कॉलेजेस शुरू कीजिए. मैं बताता हूं क्या मोदी सरकार ने और किया. स्पीकर भी हैं, अध्यक्ष, वो लोग भी बोलेंगे. ठीक है अध्यक्ष जी, 1-2 मिनट तो दीजिए ना. पार्टी की तरफ से बोलेंगे. अध्यक्ष जी, कांग्रेस के पूरे जमाने में 51,000 मेडिकल सीट्स था और आज MBBS सीट्स देश में 1,40,000 है. ये मोदी सरकार ने किया. एम्स 7 था, आज 23 है. ये मोदी सरकार ने देश के युवाओं को दिया. IITs देश में 16 थे, आज देश में 23 है. This expansion is Narendra Modi government's contribution. IIM was 13, now it is 21. This is Narendra Modi's contribution. Female workforce participation बढ़ चुका है. श्रीमती सुप्रिया जो स्टार्टअप्स श्रीमती सुप्रिया
हो गया श्रीमती सुप्रिया जी। यू वे आर फॉर्मर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, प्रहलाद जोशी जी। सर हमारा पार्टी के टाइम में हम एडजस्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तेजस्वी सूर्या उठा रहे हैं, कृपया तो और 5 मिनट टाइम दीजिए सर, और 5 मिनट सर। तेजस्वी सूर्या जी, तेजस्वी सूर्या। धन्यवाद सर। अध्यक्ष जी, जस्ट वेट, केसी वेणुगोपाल जी। Giving a state, एक मिनट, जस्ट वेट, while केसी वेणुगोपाल जी। during the speech, केसी वेणुगोपाल। Honorable Member Tejaswi Surya ji makes some allegation against the government of Karnataka, and sir, Chief Minister D.K. Shikumar is not the member of this house. I will go through the He is sir, it should be removed from the record, sir. You have made your point. I will go through. तेजस्वी सूर्या जी, तेजस्वी सूर्या। अध्यक्ष जी, मैं कंक्लूड। बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए प्रहलाद जी। अध्यक्ष जी, वेणुगोपाल जी मुझे याद किए कर्नाटक के बारे में। वेणुगोपाल जी, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी उनको बताना चाहता हूं, इसी साल एसएसएलसी का प्रिपरेटरी पेपर लीक हुआ है, पीयूसी का प्रिपरेटरी पेपर लीक हुआ है। मधु बंगारप्पा का रेसिग्नेशन कब लेंगे आप? वो बताइए, कब लेंगे आप? जस्टिस इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, प्रिंसिपल इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। वेणुगोपाल जी, टू वे तेजस्वी स्ट्रीट। सूर्या, आप बोलिए। अध्यक्ष जी, आज देश में 2 प्रकार के पॉलिटिकल मॉडल है अध्यक्ष जी। एक पॉलिटिकल मॉडल है मोदी का, और ये क्या मॉडल है? होप और रिफॉर्म, ये एक प्रकार का मॉडल है। दूसरा मॉडल विपक्ष का है, वो है सिनिसिज्म और अनार्किज्म, ये अपोजिशन का मॉडल है। मैं क्या कहता हूं व्हेन आई से होप एंड रिफॉर्म? अध्यक्ष जी, दिस इज अ गवर्नेंस एंड नेशन बिल्डिंग इज अ एक्सरसाइज इन कंटिन्यूम। ऐसा नहीं है कि देश में सब कुछ ठीक है, देश में सब कुछ ठीक नहीं है जी। उसको बदलाव करने का, उसको सुधार करने का जिम्मेदारी भी देश के युवा का होता है, और देश के युवा वो जानते हैं, और इसलिए वो मोदी जी के साथ है, क्योंकि वो जानते हैं whenever there has been a crisis, Modi has used it to convert into an opportunity to system reform. अध्यक्ष जी, कोविड आया, भारत में एक पीपीई किट बनाने का क्षमता नहीं था। आपदा को हमने अवसर में बदल दी, एंड टुडे इंडिया इज एमर्जिंग एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। दिस इज द मोदी मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देश में जब भी संकट आया है, वो आपदा को अवसर में परिवर्तित करना, टू चेंज अ क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज द फंडामेंटल मॉडल ऑफ मोदी गवर्नेंस। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश के युवाओं को, यस, द नीट पेपर लीक is a crisis. Nobody is denying it. गलती हुआ. Nobody is running away from responsibility. मैं आज आपको बताना चाहता हूं, we are committed to converting this crisis into an opportunity to transform the education system of the country, root and branch. This is the Modi model of hope and transformation. Last में अध्यक्ष जी, मैं बहुत कोशिश करके ये हिंदी का 2 लाइन शहर में रट करके आया, आप वो तो बोलने के लिए मौका दीजिए। अध्यक्ष जी, मिस्टर तेजस्वी सूर्या, आई हैव गिवन यू मोर देन 30 मिनट्स। यस अध्यक्ष जी, लास्ट अध्यक्ष जी, युवा क्या चाह रहे हैं? आज युवा चाह रहे हैं, उड़ान परिंदों से नहीं हौसलों से होती है, उड़ान परिंदों से नहीं हौसलों से होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है। अध्यक्ष जी, एक फुल प्रूफ सैक्रोसैंक्ट एग्जामिनेशन सिस्टम को खड़ा करना, ये सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नहीं है, ये सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है। हम कहे हैं, कहेंगे और हम कर चुके हैं, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस 100% इन द कमिंग डेज। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, इंडियाज एग्जामिनेशन सिस्टम विल बी अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड। आपने मुझे समय दिया अध्यक्ष जी,
देश के आम युवाओं का आज बात रखने के लिए मैं आपको आभार हूं और अंत में आपके माध्यम से देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट में कहना चाहता हूं, आपने जो किया अभी, सरकार को अकाउंटेबिलिटी कहना, सरकार के प्रश्न पूछना, यू हैव डन द राइट थिंग, दिस इज अ गुड थिंग फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। मैं देश के जेनजी को सैल्यूट करता हूं, कीप गोइंग, मेक दिस डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, लेट अस बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। Before I start my speech, I'll make a small point and compliment Tejasvi Surya ji for his very eloquent speech and fiery speech. But I would like to make a small, with full humility, make a small suggestion to him. Maybe he's not aware, or maybe he's aware and it missed out. ऐसे भी हो सकता है, sir. He said that this Public Examinations Amendment Bill is been brought by them to make a claim, change. This is not a bill that the government has brought, sir. It's an amendment. It's not a bill. The bill first came in 2016, then it came in 24. This is an amendment coming in 24, in 26. So this claim, oh, yeah, just let's put the record straight. Yeah, I appreciate. So the thing is that this bill, after everything that I've heard, sir, is full of a lot of internal contradictions, external inconsistency, because of which there's going to be a national confusion in this policy and institutional chaos. These are really, this is something that's alarming me in this bill. The reason being, sir, there are three technical points. Unfortunately, the education minister, who I have seen with so much energy after a long time, I mean, the way he was battling a cabinet minister of India, demanding to a speaker कि मेरे speaker को 5 मिनट दे दो. I've been in parliament for 20 years. ऐसा सीन तो मैंने कभी नहीं देखा. राजनाथ सिंह जी, आप तो बहुत सालों से हम सब के बड़े वरिष्ठ नेता है. कैबिनेट मिनिस्टर का ऐसा बर्ताव तो मैंने कभी नहीं देखा स्पीकर से लड़ते हुए कि मेरे स्पीकर को 5 मिनट दे दीजिए. You are an education minister of India. If he is the education minister of India, he has to have the dignity to show what he is, to lead by education. This is not some comedy of BJP Karyakarta working. He is education minister of India, sir. And we are very proud about education. The equality that child was talking about, that's the equality education bring. It's a very serious topic. This is not some Karnataka assembly where hasi mazak is going on. This is a question of children's life. 21 children have killed themselves and they are talking about this. आप एजुकेशन को हल्के में लेंगे? सर, मैं टीका करने नहीं आई थी. मुझे लगा इतनी अच्छी डिबेट होगी, हम कुछ 4 अच्छी चीजें बोलेंगे, वहां से कुछ अच्छा आएगा और देश को एक मैसेज जाएगा कि इस पूरे मामले में हमसे एक आवाज में, जैसे पहलगाम के अटैक पर ऑपरेशन सिंदूर में हम सब लड़े थे, मेरी अपेक्षा थी कि शिक्षा के बारे में ये इनका बर्ताव होगा. बट ये उम्मीद क्या करेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा बिहेव कर रहा है पार्लियामेंट में. और ये जो नया जेनजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा. सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है. इनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद. हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है. आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा, तब देखा जाएगा. बट लेट्स नोबडी बी इन दिस Gen Z and we are not fighting. Why are we getting into the lingo of the Gen Z? That's not what we are. ये कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का सवाल के लिए चर्चा नहीं कि आप कितने शब्द जानते हो और मैं कितने शब्द जानती हूँ. We are here for a very serious issue. People on Jantar Mandar, sir, I was sitting in the Lok Sabha canteen, house was not functional. You also missed it. We've all heard the loud sounds outside. किसकी आवाज थी वो? टेयर गैस की आवाज थी. पता नहीं पिलेट्स चल रहे थे सर. हम डरे नहीं क्योंकि हम इस सिक्योर वातावरण में बैठे. बस उस माँ के बारे में आप सोचिए जिसका बच्चा उस जंतर मंतर थे, उस माँ पे क्या गुजर रही होती. वी आर सिटिंग इन दिस वेरी VIP एरिया विद सो मेनी पुलिस. कोई दरवाजा पार्लियामेंट का बंद कर रहा है, कोई इतने सारे पुलिस है. हम तो सिक्योर है ना. आपके बच्चे चिंता में, ना मेरे बच्चे चिंता है. बस उस माँ बाप का सोचिए जिनके बच्चों का करियर है. सर, मैं भी एक माँ हूँ. जब रिजल्ट आता है ना, एक दिन पहले नींद नहीं आती. अभी मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, तो अभी CBSE चल रहा है, सोचते पढ़ते हैं. आप सोचिए जिसके बच्चे का एडमिशन जो KG के लिए प्रॉब्लम आता है, उसकी माँ पे, फैमिली पे क्या गुजरती. उनके पास कुछ होता नहीं है सर. एक रोटी खाते हैं, शायद आधी खाटी होती है, इसलिए वो
पैसा भर भर के पेट की भूख काट काट के बच्चों को पढ़ाते कि जो मेरा हुआ मेरे बच्चों का ना हो. What is a degree? It is your recognition. No caste, nothing can stop you. Once you have a good degree on your forehead, your life is made. What was Bhimrao, Dr. Baba Saheb Ambedkar? How did he get recognition? It's purely on merit and his education. This is what I was expecting from this government, and I'm hugely disappointed as a parliamentarian, as a parent, because I expected more from them. I really did, and I'm saying this with pain. Think of all. I'll tell you the measures this government has taken. I'll tell you 3 points which I'd really like the Honorable Minister, who was, I don't know what had happened to him today. He's actually quite a serious man. 3 things that he has done. In 2016, 2016 में इसी सरकार की एक report है, sir. In that, what is the government said when the first bill was introduced? That we have the report of the standing committee. We are working on it. Bill आ गया, उसके बाद standing report ही पे working करेंगे. And we will take all of you into confidence and move in this direction forward. What happened? This is 2016. Then comes 2024. Honorable Nadda ji's reply. Honorable Nadda ji ने कहा एक reply में कि the Supreme Court at that point had intervened, but the intention of the government to bring NEET. It's not the Supreme Court that has brought NEET. It is the government has brought NEET. I'm not saying that. This is Nadda ji replying. It's the papers right here. But what is in the bill? That is very interesting, sir. The bill, point number 6, says in the statement and the objectives of the bill, it says, in the view of the judgment of the Honorable Supreme Court, NEET became mandatory for all undergraduate and postgraduate admissions with immediate effect. However, some state governments, so is it Supreme Court done it or has this government done it? Can they kindly clarify? And both these documents are parliament documents, not my creations. One is a reply and one is a bill. So can this government get out of this jingoism and get serious and tell us why really this bill has come up? Third, what part in 2024? Excellent drafting of the bill. Excellent. Even if I'm in opposition, I'll say that. Because this is not about tutu mein. ये बच्चों के बारे में क्या तुतु में करेंगे यहाँ? वो पॉलिटिकल होगा, वो लड़ रहेंगे रास्ते पे. यहाँ इसलिए नहीं आते हम सिर्फ लड़ने के लिए. What is this bill done? 2024. Unfair means an objective. Every objective has been achieved. बस ये इम्प्लीमेंट होता 24 में तो 26 में जंतर मंतर का दिन नहीं देखने पड़ते हम सबको. Why is the government not followed this? What are they talking about? And what is in this written? This is also interesting, sir. This is again 2025 reply in the government. 21st June 2024, the bill has become an act. 22nd June, a committee is formed which is doing recommendations. Have you heard of such a thing, sir? On 21st, I reiterate what I say. 21st June 2024, a bill has come, the act is made. And 22nd, they have started a committee of recommendations. Kiska mazak udaya ja raha hai? Then didn't you take the committee recommendations before? Or why didn't you have a committee? Then what was the rush of the bill? What is the logic? Can somebody tell me? Now, this is the approach of this government, even today. I mean, I have a lot of regard for Honorable Jitendra Singh ji. He's a learned man. But I wish all the BJP people spoke with some empathy, some compassion, some humility, and some sensitivity when it's about children. We have lost how many children, sir? There's this girl, my friend Dayanidhi Maran spoke about Anita. There's a girl from Maharashtra, Priyanka ji spoke about just yesterday, Anita Sangle. She killed herself, unfortunately. Now, can you tell me, why has this happened? Why is this divide? Why is DMK against the NEET? I asked them, why? What is the problem? Has government ever consulted them? Because it's the difference between the haves and the have-nots. The coaching classes in this country. Who is regulating the coaching classes in this country? Can, sir, the Honorable Minister reply to this question? It's a huge business. I think that Shrikant Shinde said it. That Shrikant Shinde said, or Krishna said, that they are going for IPOs and all that. Coaching class is going for IPOs. How many lakhs and lakhs of rupees do people give? And what will this girl, this Anita, and this girl from Maharashtra yesterday, this Sagre girl, Ankita, they can't afford coaching classes, sir. What is this government talking about? And this is a collapse of trust. This is what they are not understanding. NEET is not there. And
You know, I come from the state of Mahatma Jyotiba Phule and Savitribai Phule. We have great pride in gender equality and education. Now, I would like to quote one of their allies. They have seemed to have forgotten what people have said. Sir, with your permission, I'd like to read it in Marathi. What he has said, which nobody from that side has said. I wish somebody had said it from that side. Just on human angles. I think that Tejasvi Surya finally said something nice, which I welcome from him. But I wish that came from the minister. What is this gentleman saying? Well, my ex-colleague, Mr. Chhagan Bhujbal. What is he saying? Dharmendra, I'll say it in Marathi, sir, read it verbatim. धर्मेंद्र प्रधान यांनी 15 दिवसापूर्वी राजीनामा दिला असता तर आंदोलनाचा उद्रेक झाला नसता. मीन्स 15 दिन पहले अगर इन्होंने इस्तीफा दिया होता तो ये उद्रेक नहीं होता. ये मैं नहीं सिर्फ कह रही हूँ, हम तो कह ही रहे, लेकिन आपके एलाय भी कह रहे, आप सुन नहीं रहे. पोलिसांचा लाठीचार्ज, त्यानंतर देशात परिस्थिती संतापाची लाट, या सर्व गोष्टी संपूर्ण जगाने पाहिलेल्या आहेत. हे आंदोलनात दिल्लीत जंतर मंतर पुरत नाही तर नाशिक, महाराष्ट्र आणि पूर्ण देशात इशारा आहे. ही इज योर allies telling you कि ये इशारा है. दिस इज मिस्टर छगन भुजबल स्टेटमेंट. आई होप गवर्नमेंट इज लिसनिंग. चलो उनका एलाय का मत सुनो, मुरली मनोहर जोशी सर का भी तो सुनिए. What has he said? A painful to see young girls being mishandled. This is such a senior leader of this country. He was an education minister of India. Why has he not said it? Sir, this is not about UPA versus NDA. This is about system versus aspirations. There is a system we unitedly want to change for the aspirations of these children. Why aren't we doing this? And committee after committee, Kothari Ayog, Yashpal Samiti, Rashtriya Nyan Ayog, this Radhakrishna Ayog, what has this government done for it? मैं मानती हूँ हमने किया ना, मैं क्या कह रही हूँ, आपका तो स्पीकर बोला है सब गलती हमारी है, पर उस गलती में मैं तो ठीक से पढ़ गई. और मैं जब पढ़ रही थी तब अंधेरा नहीं था, बिजली थी, गाड़ी थी, ट्रेन थी, सबसे. मैं तो बुलेट कार्ट से नहीं जाती थी सर, रास्ते भी थे. शायद आपने चौड़े किए होंगे, उसमें मेरे किसान का बेचारे का जो गया था वो भी आप लेके गए, उसका पूरा जमीन. वो तो अलग बात है, उस पर नहीं बोलूंगी आज. But what are the 3 points that your own government secretaries are saying, sir? The NTA, this is a co-founder of Radhakrishna Commission member saying, the NTA does not have too many psychometric or deep experts to set question papers. The educational testing service which conducts GRE and TOEFL has 600 researchers. What is Mr. Subramaniam, former Secretary, Department of Education, saying? The NTA has meant to be very lean organization, but in the pen and paper exam, you need 10,000 of them to run. Last 2 points, sir, only. And this is the hardest one to hit, sir. The Secretary demanding of Higher Education, I quote him, each time one loophole is fixed, another appears. That is why institutions need people with memory, expertise, and ability to learn from the failure. Those trying to rig the system are experienced too. Are you trying to tell me that you can't fix a system? There are countries, sir, there's a law exam in this country which is taken countrywide. As the public service, sir, aapka exam, aap khud police rahe. How come government exams don't get then fixed? And you're trying to tell me that the crooks are better than the government system in this country? Kya baat kar rahe? This is an education secretary talking. Sir, and after Jantar Mantar, have you all not seen the pain of the mothers, the children? I request the government, ek inquiry lagaiye. Why don't you make an SIT and find out who really gave the orders and what went wrong that day? So let there be an inquiry and let it be transparent, fair. I'm not saying who did it, who gave the order. ये नहीं मैं कह रही हूँ. ये फिर इस देश में ना हो, इसलिए we have to do it. Those sites were horrific, sir. No Indian, and it's not just about India. It as a parent I'm talking. Every child that I know wanted to come to Delhi and support Jantar Mantar. Children were sleeping on the streets. और कोई यहाँ से कह रहा है कि foreign हाथ है. Children are making memes, sir. ये समोसा चाइना के पैसे से आया है. ये चाय पाकिस्तान के पैसे से है. वो सब नहीं चलने वाला. Those days are over, sir. Like Tejasvi Surya said, these kids are very, very smart. There's a meme that is also going on, sir. I have so many memes. There's one beautiful girl from Maharashtra called Ahir, her name is. She was standing in front of the police alone. Look at the courage of that girl. She was standing alone in front of the bus to stop the bus. It's an iconic photograph, sir. It makes you feel so proud that जिस लड़की को हमने पढ़ाया ना,
उसको ना बोलने की ताकत जो देनी चाहिए ना उस लड़की में है। अब पुलिस उसको तो बुला रही मुंबई है। और पुलिस उसको बोल रही है नहीं नहीं छोड़ दो। Another small incident I'll tell you what the police has done which has disturbed me as a parent. 50 grams, the children were all arrested and were taken to the police station. And the policeman is telling the children, तुम ज्यादा मत बोलना, अगर ज्यादा बोलोगे तो 50 ग्राम पाउडर डाल दूंगा और तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। What is this, sir? Should we not, as there are parents on that side, these are parents, किसी के बच्चे के साथ ये हो सकता है, सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, आप हमारे सबके घर में बच्चे हैं। So we really need to put our minds to it, sir, and find out that how can we fix this issue. It's not about UPA versus NDA, I repeat, sir. It is system versus aspiration. So I request this government to take this matter seriously. Two demands I have asked on behalf of our party. If you really want to see the system, form a JPC. Let's all put our minds together, call every stakeholder and come up with a bill which is leak-proof completely. That's one suggestion. Let them call an all-party meeting. Sabka sujhav. We are on the same side as you. Why are you looking at us as enemies when it comes to education? Just because we're in a democratic system, we are not your enemies. We are friends. We are on the same side in the larger interest. And the second is to ask for a detailed inquiry about what happened all over India, from Kashmir to Kanyakumari, wherever every child is hit. We want answers for it. And I hope Rajnath Singh ji is one of the tallest leaders in Indian politics today. I'm blessed that he was here. With folded hands, I request him, Rajnath ji, please kuch kariye. थैंक यू। महोदय, इससे पहले कि मैं बिल पे कुछ अपनी बात रखूं, ये बिल किन परिस्थितियों में आया उस पर भी मंथन होना चाहिए। जिन परिस्थितियों में बिल आया है वो साबित करते हैं कि ये बिल सरकार ना तो मन से लाई है, ना दिल से लाई है, ना दिमाग से लाई। क्योंकि सरकार का मन तो युवाओं की आवाज दबाने का था, छात्रों की आवाज को कुचलने का मन था। लेकिन जब पानी नाक तक पहुंच गया, जब सरकार को यह समझ में आया कि अब सिंहासन डोल रहे हैं, जब परिस्थिति और नैरेटिव, क्योंकि ये सरकार नैरेटिव की सरकार है, और जब नैरेटिव आपके नियंत्रण से बाहर हो गया, तब जाकर सरकार ने आनन फानन में इस बिल की भी घोषणा करी, एक कमेटी नंदन नीलेकानी की कमेटी की भी घोषणा करी। प्रधानमंत्री जी भी तब इंस्टाग्राम पे आए और तब इस्तीफा भी हुआ। लेकिन मन से बिल नहीं लाई और सोच के भी बिल नहीं लाई, क्योंकि इसके जितने प्रावधान हैं उन प्रावधान का हमारे मायने में कोई अर्थ नहीं। कानून तो 2024 में भी बना था, इसी तरह का कानून था, उसमें सजा का प्रावधान थोड़ा आपने बढ़ा दिया। कमेटी तो 2024 में भी बनी थी, डॉक्टर राधाकृष्णन की कमेटी, जिसकी आपने परवाह करी नहीं। अब नंदन नीलेकानी की आपने हाई पावर कमेटी बना दी। क्या किया आपने? क्या फर्क है? थोड़ा सा सजा बढ़ा दी। दूसरा क्या फर्क है? आपने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। यह भी एक नया जुमला है बीजेपी का, फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट मैं बताना चाहता हूं कि देश में 800 फास्ट ट्रैक कोर्ट अब चल रहे हैं, 800 फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसमें 2.5 लाख केसेस पेंडिंग हैं। और पेपर लीक के मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया, जिसमें आपका सरकारी वकील तक भी आपने पहुंचाने का काम नहीं किया। ये जुमला है फास्ट ट्रैक कोर्ट। आपने कहा कि अब जांच 60 दिन में करेंगे, ये नया प्रावधान आपने कर दिया। कैसे करेंगे? सीबीआई करेगी। वो कौन सी सीबीआई? वो सीबीआई जिसने 2024 के पेपर लीक के मुख्य आरोपी के खिलाफ 2 साल में भी एक सबूत जो सीबीआई अर्जित ना कर पाई और अभी उनकी बेल हो गई, जो मुख्य आरोपी संजीव मुखिया हैं। वो सीबीआई, जिस सीबीआई को आपने विपक्ष पे लगा रखा है, हम पे लगा रखा है, सभी सारे विपक्ष को, जो सांसदों और विधायकों को तोड़ने का काम आती है, वो सीबीआई, उस सीबीआई से आप कह रहे हैं कि वो जांच करेगी। अगर कानून बनाना ही था 3 साल से 5 साल, 5 साल से 7 साल नहीं, कानून बनाना था तो पहली पंक्ति होनी चाहिए थी कि अगली बार नीट का पेपर लीक होगा तो शिक्षा मंत्री का पहले इस्तीफा होगा। ये कानून में आना चाहिए। कानून का कोई अर्थ नहीं। मगर इन परिस्थितियों में आया, जिस परिस्थिति में आपका सिंहासन डोल रहा था, जब आपको यह समझ में बात आई कि अब शिक्षा मंत्री तक नहीं,
देश का युवा सरकार से जवाबदेही मांग रहा है और अगला नंबर किसी का लग सकता है, वहां पे नारे चले, वहां के नारे सुनने की आपको आवश्यकता है। जब ये नारे चले कि शिक्षा मंत्री तो झांकी है, प्रधानमंत्री बाकी है, जब ये बातें आई वहां से, उस समय इन परिस्थितियों में ये जो बिल है, इसीलिए ये सबूत है आपकी हार का और देश के छात्रों की, युवाओं की जीत का ये सबूत है। मैं देश के युवाओं को, छात्रों को बधाई देता हूं। जिस तरीके से उन्होंने देश में दिखा दिया कि वो देश के भविष्य नहीं है, मगर वर्तमान में भी एक समझदार देश की ऐसी आवाज है जिन्होंने बिना हिंसा या कोई ऐसा रास्ता लिए, अहिंसा के रास्ते, अपनी रचनात्मक रूप से आप देश के गंभीर मुद्दों को आपकी कान तक पहुंचाने का काम किया। आपने देखा उनके हाथ में पत्थर नहीं थे, उनके हाथ में संविधान था, उनके हाथ में एक टेलीफोन था जिससे किसी ने रील बनाई, किसी ने मीम बनाया, किसी ने गीत गाया और उन्होंने दिखा दिया कि हमारे प्रजातंत्र में सवाल पूछने वाले देशद्रोही नहीं लेकिन प्रजातंत्र के प्रहरी हैं। उन्होंने बता दिया, उन्होंने दिखा दिया। आज इस बात, ये चर्चा इस बात का सबूत है कि देश की युवा पीढ़ी ने, जेनजी ने ये दिखा दिया कि देश में, प्रजातंत्र में असली मालिक प्रजातंत्र में जनता है, प्रजा है, राजा नहीं। असली राजा प्रजा ही है, ये दिखा दिया। ये जेनजी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां, एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। ऐसी हमारा अगली पीढ़ी, हमें गौरव है हमारी अगली पीढ़ी पे। लेकिन 12 साल की आपकी सरकार के बाद हमारा भविष्य, देश का भविष्य, अगली पीढ़ी चौराहे पे आ गया। ये आपकी 12 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। जिस अगली पीढ़ी के जवान पे जब चौराहे पे आया तो कहा कि सरकार में हमारा भविष्य चौपट हो गया। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई इस सरकार में, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने कहा परीक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने कहा रोजगार व्यवस्था इस सरकार में चौपट हो गई, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। और आपका रिपोर्ट कार्ड ये है, इन 12 साल के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था भी चौपट हो गई, इसीलिए देश के भविष्य को चौराहे पे आना पड़ा। लोकतांत्रिक व्यवस्था चौपट हो गई आपके समय। जिस व्यवस्था में संवाद का स्थान होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए, संवाद का कोई स्थान नहीं बचा। जहां बातचीत की बात होनी चाहिए थी वहां बैरिकेड, कोई भी वर्ग अपनी बात उठाता है। और जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो आपके मंत्री कहते हैं हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते। कोई कितनी बड़ी गलती करे लेकिन इस्तीफे नहीं होते। बिना अकाउंटेबिलिटी के लोकतंत्र नहीं चल सकता। और आपने कैसे हैंडल किया? वही ऐसे हैंडल किया जब आपने किसान आंदोलन में, जो हमारी बेटियां बैठी थी पहलवान, उनके आंदोलन में और बाकी हर आंदोलन में आपने उसी रूप से इस आंदोलन को भी, जब हमारा देश का युवा निकला तो आपने क्या किया? टूल किट उनके ऊपर, वही टूल किट बीजेपी की। पहले नोएडा में बैठी मीडिया ने इनको देशद्रोही बताया, बीजेपी के आईटी सेल ने इनको विदेशी ताकतों से उनको प्रेरित बताया, उनको यूनिवर्सिटीज। ऑर्डर है मेरा रूल नंबर 352(4). मैडम, इसमें ये रूल साफ कहता है कि मेंबर व्हाइल स्पीकिंग शैल नॉट reflect on any determination of the house except on a motion for reciting it। ये एक वर्ड भी इस बिल के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया की बात बोल रहे हैं। इनको मना किया जाए कि ये बिल पर बोले। चलो, और देखिए उसके बाद बात वहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद पुलिस बर्बरता हुई जो पूरी दुनिया देश ने देखा। कौन वो क्रूर सिंह था जिन्होंने AK-47, पैलेट गन्स, टीयर गैस और लाठियों में कीले लगाकर हमारे देश के नौजवानों पर ऐसी लाठियां बरसाने का काम किया। और भाजपा के कई ये बोल रहे हैं
ये बोल रहे हैं अभी भी थमे नहीं है। वो जो रिया हीर की बात अभी कर रहे थे अरविंद सावंत, जो मुंबई में एक लड़की जिन्होंने जो पुलिस की बस के सामने आई, वो पुलिस थाने में दोबारा जाना पड़ा उनको और उन्होंने कंप्लेंट लिखाई कि बीजेपी से संबंधित लोग उनको हर तरह का अपमानित शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये देश के बच्चे क्यों आए थे? ये शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव चाहते थे। ये बिल की बात कर रहे हैं, मैं बिल पे अपनी 2 बातें बिल पे कहना चाहूंगा। शिक्षा व्यवस्था आज माननीय सदस्य गुरमीत सिंह जी। अध्यक्ष महोदय बात पूरी होने दीजिए, ये बात पूरी होने। ये शिक्षा और व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव चाहते थे। आज ये स्थिति है कि आज देश की शिक्षा में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया में सबसे स्ट्रेसफुल स्टूडेंट लाइफ जीने पे आज मजबूर हो रहे हैं। इस पे हमें राजनीति से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है। इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है। अध्यक्ष जी, जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दांव पर लग जाता है। इसका असर तो उस उनींदी मां पर भी होता है जो सुबह 4 बजे गर्म दूध और भीगे हुए बादाम अपने बच्चे को खिलाती है। उसका असर उस पिता पर भी होता है जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर उस बच्चे की फीस भरता है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है और इसीलिए मैं यहाँ कहना चाहूंगी और इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नीयत है। इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहाँ पर लाया गया। स्पीकर सर, a law is a living instrument. It needs to evolve with the challenges that it faces. And in a democracy as complex as ours, in a democracy as large as ours, an examination is definitely the truest, most meritocratic ritual. Because this is one ritual where under the same clock, the son of a laborer and the daughter of a CEO sit down, answer the same set of questions and get judged by the same yardstick. When such a ritual, such an examination is compromised, what gets diluted is a very holy covenant. A covenant that binds the most striving children of India. A quiet promise that in India, effort and merit alone shall prevail. अध्यक्ष जी, आज परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है। क्योंकि इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने लगती है न्याय के पक्ष में। क्यों? क्योंकि ये बिल ये प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बिल ये कहता है कि आपको मात्र 2 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको पूरा का पूरा ट्रायल 3 महीने के भीतर भीतर खत्म कर अपना फैसला देना है। डे टू डे ट्रायल के साथ साथ ये भी प्रावधान इस संशोधन में दिया गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे जाएंगे। उनका एकमात्र काम होगा केवल और केवल इस प्रकार के मुकदमों की पैरवी करना और किसी भी प्रकार की अननेसेसरी एडजर्नमेंट कोर्ट नहीं देगा। अगर
किसी भी प्रकार की एडजर्नमेंट कोई भी पक्ष अगर लेगा तो उसके रीजंस जज राइटिंग में नोट कर देगा। और अगर किसी मुजरिम को ये लगता है कि अरे अपील कर वहां पर अपील का टाइम लंबा खींच लूंगा, तो अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका भी ये उम्मीद पूरी तरह समाप्त करता है ये संशोधन। क्योंकि ये संशोधन ये कहता है कि अपील डायरेक्टली डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट को जाएगी, यानी कि जहां पर 2 जजेस न्यायपीठ पर बैठे हुए हैं, और अपील भी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त कर उसका फैसला सुनाया जाएगा। अध्यक्ष जी मैं स्वयं एक वकील हूं, हमें हमेशा एक लीगल मैक्सिम सिखाया गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये यही आत्मा बन गया है इस संशोधन का, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को बधाई देती हूं। स्पीड के साथ साथ ये संशोधन सजा को भी और कठोर करता है। आप ये देखिए कि अगर साधारण अपराधी है तो उसको 10 लाख नहीं 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा अब, और उसकी सजा भी 3 से 5 वर्ष की बजाय 5 से 10 साल तक बढ़ा दी गई है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इसमें जुर्म करता है तो उसका जुर्माना बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और 8 साल के लिए उसको डीबार कर दिया जाएगा। और यही नहीं, अगर कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, कोई संगठित अपराध इसमें अगर पाया जाता है, तो मिनिमम फाइन 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और जेल का टर्म 7 से 10 वर्ष कर दिया गया है। And therefore, Speaker Sir, this amendment protects merit, it preserves fairness and safeguards the dreams of India's youth. It provides for expeditious investigation. It provides for time-bound trial procedures while reinforcing institutional accountability across the entire examination ecosystem. This amendment is the product of a responsive governance by a responsible Modi government. But Speaker, sir, this reform is not in isolation. अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता हैं जो यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र देते हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, और इसीलिए परीक्षा में चर्चा कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। आप देखिए 12 सालों में अध्यक्ष जी, मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल सीट्स हैव डबल्ड, दुगनी हो गई है उनकी संख्या। यही नहीं, आईआईटीज अब 16 के बजाय बढ़कर 23 हो गई हैं। IIMs 13 से बढ़कर 21 हो गई हैं। फंक्शनिंग एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब 7 नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में 7 से बढ़कर 20 हो गई हैं। यही नहीं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भारत में मोदी जी के कार्यकाल में 60% से ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। As far as higher education enrollment statistics are concerned, अध्यक्ष जी, 91 लाख एडिशनल स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में एनरोल करते हैं, जिसमें से 50 लाख महिला स्टूडेंट्स है, फीमेल स्टूडेंट्स है। और हाँ, एससी स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट तो 44% हो गई है। एसटी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 65% हो गई है। अध्यक्ष जी, ये विस्तार केवल अफसरों का विस्तार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का विस्तार है। लेकिन मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स को केवल इंस्टीट्यूशंस तक सीमित नहीं रखा, डिजिटाइज कर ये सुनिश्चित कर दिया कि दीक्षा के माध्यम से एजुकेशन हर बच्चे के मोबाइल फोन तक पहुंच जाए।
ईट पाठशाला के माध्यम से पूरी की पूरी लाइब्रेरी अब बच्चों की हथेली में है। CUET जैसा एडमिशन प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन लाकर एडमिशन प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बना दिया और NEP 2020 में भारत की एजुकेशन सिस्टम को रिजिड स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। यदि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी के साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो उसको अब अपनी प्रतिभा में किसी एक सब्जेक्ट का चयन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि प्रतिभा ना परिस्थितियों की अधीन होनी चाहिए और ना ही एजुकेशन स्ट्रीम्स की मोहताज। अध्यक्ष जी, जब अफसरों का विस्तार होता है तो उसके साथ साथ उन अफसरों की निष्पक्षता भी सुनिश्चित करनी अनिवार्य है। ये अमेंडमेंट बिल 2026 का यही सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष जी, इस सदन में पिछले 2 वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को, सबसे पहली बात तो बेल सरकार नहीं इस देश का कोर्ट देता है और लोकतंत्र में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछले जब 1 दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT एग्जामिनेशन 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment Board Examination 2009, AIEEE 2011, SSC CGL Examination 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी। अब मैं राज्यों के कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगी। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रीट, RPSC, सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट, पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, CHMO रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लीक हुए। TMC की जब सरकार थी पश्चिम बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने 27,753 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करा गया, क्योंकि उन्होंने उसमें फ्रॉड और मैनिपुलेशन पाया। यही नहीं, जब BRS की सरकार थी तेलंगाना में तो TSPSC पेपर का लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ। तब तो सॉल्वर गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड के गैंग्स वहां ऑपरेट करते थे। और हाल ही में पंजाब में, ये तो इसी साल की बात कर रही हूं, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में तो हाई टेक यानी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर उस पेपर को कॉम्प्रोमाइज करना गया। पर मैं पूछना चाहती हूं, इससे पहले कि विपक्ष मुझ पर यह इल्जाम लगाए that I am talking about whataboutery, this is not about whataboutery, but I am calling out the opposition on its selective outrage। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि अभी खड़े होकर इन्होंने
तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करी, क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? यही बात नहीं है अध्यक्ष जी, एक सिंगल प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मांग पिछले 30 साल से इस देश में पेंडिंग थी। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसका जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया, तब ये मांग उभर कर आई। इसको आईआईटी डायरेक्टर्स कमेटी ने 2010 में रीइटरेट करा, इसे दोहराया, लेकिन ये मांग इसको अनदेखा कर दिया कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य कसौटी पर नहीं उखड़ रहा था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य उसकी बलि दी जा रही थी। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो 2017 में एनटीए का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism. अध्यक्ष जी, फर्क साफ है। फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई। मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी, कवि दुष्यंत की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अध्यक्ष जी, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है। और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है। और इसीलिए मैं यहां से, इस सदन के पटल से, हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं। और आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी विपक्ष के साथियों से और सदन के एक एक सदस्य से कि सर्वसम्मति से आज इस संशोधन को पारित करिए। अब ना कोई पेपर बिकेगा, ना किसी का सपना झुकेगा। जो युवाओं के भविष्य को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा।